गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चांस परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर पार्ट 31 टाइप 14 के तहत प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग के टाइप 2 अर्थात अल्टरनेट इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा हल करने की प्रक्रिया से मैंने अवगत कराया था। आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग पार्ट 32 टाइप 15 के तहत टाइप 3 फॉर इंटरचेंजिंग पर आधारित प्रश्नों की रूपरेखा एवं उसे हल करने की प्रक्रिया से आज मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। फॉर इंटरचेंजिंग अर्थात यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच एक लंबा गैप हो, there is a long gap between the interchanging letter, it means problem related to for interchanging। जैसा कि मैंने इस बात की परिचर्चा पहले भी की थी कि फॉर इंटरचेंजिंग के भी 3 सब टाइप होते हैं। फॉर इंटरचेंजिंग के भी 3 सब टाइप्स होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे वर्गीकृत किया है कुछ इस प्रकार से अक्षरों की संख्या के आधार पे कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का अर्थ है दिया गया शब्द या दिया गया जो भी श्रृंखला है उसके प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के पहले अक्षर से परिवर्तन प्रारंभ करता हो। दूसरा टाइप है फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ लास्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का अभिप्राय है कि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के अंतिम अक्षर से परिवर्तन करता हूं। और तीसरा है लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। कहने का अभिप्राय है कि प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर द्वितीय अर्धांश के पहले अक्षर से परिवर्तन करता हूं। कहने का अभिप्राय है कि ये जो 3 टाइप्स आपको दिखाए जा रहे हैं इसमें पहला टाइप जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर अर्थात परिवर्तन का प्रारंभ, केवल ये 2 ही अक्षर परिवर्तन नहीं करेंगे, ये परिवर्तन का क्लू आपको दिया जा रहा है। परिवर्तन किस प्रकार से प्रारंभ किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है कि फॉर इंटरचेंजिंग का जो पहला सब टाइप है, फॉर इंटरचेंजिंग का जो सब टाइप है, देयर आर 3 सब टाइप्स, जिसमें कि पहला जो टाइप है उसमें कहा जा रहा है कि यदि परिवर्तन का प्रारंभ दिए गए सीक्वेंस या दिए गए शब्द के प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के पहले अक्षर से परिवर्तन प्रारंभ करता हो। दूसरा है प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के अंतिम अक्षर के साथ, मीन्स परिवर्तन का जो प्रारंभ है वो प्रथम अर्धांश के पहले अक्षर एवं द्वितीय अर्धांश के अंतिम अक्षर से होता हो। और तीसरा जो है वो है कि प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर और द्वितीय अर्धांश के प्रथम अक्षर से परिवर्तन का प्रारंभ होता है। ठीक है ना। प्रश्नों के साथ मैं इसका स्पष्टीकरण आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप कुछ दिग्भ्रमित हो रहे होंगे, शायद आपके सिर से ऊपर से बात जा रही होगी, लेकिन जब प्रश्नों के पूर्ण रूपरेखा के साथ हम प्रस्तुत करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। आफ्टर ऑल मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने दिखाया कि फॉर इंटरचेंजिंग के भी 3 टाइप हैं, लेकिन मैं यहां भी बताना चाहूंगा कि फॉर इंटरचेंजिंग का जो सेकेंड और थर्ड टाइप है वो बेसिकली दोनों ही एक ही चीज है। केवल प्रश्नों की रूपरेखा, केवल प्रश्नों में भाषाई परिवर्तन होता है, भाषाई अंतर देखने को मिलता है।
बेसिकली जो रिजल्टेंट होता है, बेसिकली जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो दोनों में ही सेम होता है, केवल भाषाई अंतर है। प्रश्नों को प्रस्तुत करने के भाषाई अंतर के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है, केवल भाषाई अंतर है। मीन्स कहने का अर्थ है कि दोनों में सिर्फ भाषाई अंतर है, जबकि बातें दोनों में एक ही है। कहने का अभिप्राय है कि जब भी इस प्रकार का परिवर्तन हो किसी भी श्रृंखला या किसी भी शब्द, दिए गए शब्द में, यदि आप देखते हैं कि पहला और अंतिम अक्षर के बीच परिवर्तन का प्रारंभ होता है या परिवर्तन का प्रारंभ दिए गए शब्द के मिड क्षेत्र से होता, कहने का अर्थ है कि लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ एंड फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ के बीच में होता हो। कहने का अर्थ है कि यदि दिए गए शब्द को हम अक्षरों की संख्या के आधार पर अगर दो खंडों में वर्गीकृत करें, दो आधे आधे भागों में वर्गीकृत करें, दो समान भागों में वर्गीकृत करें, तो पहला भाग जैसा कि आपको मालूम है कि प्रथम अर्धांश कहलाता है और दूसरा भाग जो होता है वो द्वितीय अर्धांश कहलाता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि जैसे ही आप ये देखें कि प्रथम अर्धांश का पहला अक्षर द्वितीय अर्धांश के अंतिम अक्षर से परिवर्तन करता हो या प्रथम अर्धांश का जो है लास्ट लेटर द्वितीय अर्धांश के फर्स्ट लेटर से परिवर्तन करता हो, तो इस प्रकार के जब भी परिवर्तन होते हैं तो दिया गया सीक्वेंस कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाता है। इट मीन्स दिया गया जो भी श्रृंखला होगा या दिया गया जो भी शब्द होगा वो कंप्लीटली पलट जाएगा, कंप्लीटली विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड बेसिकली दोनों ही एक ही चीज है, केवल प्रश्नों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो अलग होता है, केवल भाषाई अंतर होता है। प्रश्नों में केवल भाषाई अंतर देखने को मिलते हैं, जबकि दोनों का जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो क्या है कि जब भी इस प्रकार से परिवर्तन किए जाएंगे दिए गए शब्द या श्रृंखला में, तो दिया गया शब्द या दिया गया श्रृंखला कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित प्रश्न एवं उसे हल करने की प्रक्रिया को जो है देखते हैं। तो फॉर इंटरचेंजिंग का जो पहला टाइप है, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। तो प्रश्न के साथ हम प्रश्नों की पूर्ण रूपरेखा एवं किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं सारी प्रक्रिया से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। देखें, प्लस ये भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया जो प्रश्न है वो फॉर इंटरचेंजिंग के फर्स्ट टाइप पर आधारित है या फॉर इंटरचेंजिंग के सेकंड या थर्ड टाइप पर आधारित है, उस बातों को भी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। आप प्रश्न पे गौर करें। यदि शब्द कैलकुलेटर के पहले एवं छठे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। इसी प्रकार
दूसरे एवं सातवें अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपके बाएं से पांचवें, नौवें एवं सातवें तथा दाएं से तीसरे, सातवें एवं छठे स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फार इंटरचेंजिंग क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग। फार इंटरचेंजिंग को भी हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है और अक्षरों के परिवर्तन के आधार पे, अक्षरों के परिवर्तन की प्रकृति के आधार पे या घटकों के परिवर्तन की प्रकृति के आधार पे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अक्षर ही दिए गए हों, अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस भी दिया गया हो जिसमें कि अक्षर, अंक, संकेत भी शामिल हो सकते हैं या कोई शब्द दिया गया हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि फार इंटरचेंज को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और अक्षरों के परिवर्तन के आधार पे, घटकों के परिवर्तन के आधार पे, घटकों के परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर हमने इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ लास्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ एंड लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ। आफ्टर ऑल मैंने यह भी बताया कि जो दूसरा और तीसरा टाइप है बेसिकली दोनों ही एक ही चीज है। जब भी इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि किसी भी श्रृंखला में या कोई भी शब्द में या कहीं भी यदि परिवर्तन का प्रारंभ फर्स्ट और लास्ट से होता हो या इंटरचेंजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मिड पार्ट ऑफ द सीक्वेंस और मिड पार्ट ऑफ द वर्ड, यदि दिए गए श्रृंखला के मध्य रीजन से परिवर्तन का प्रारंभ होता हो तो ऐसी स्थिति में दिया गया जो सीक्वेंस है या दिया गया शब्द है वह कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात कंप्लीटली विपरीत क्रम में हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कंप्लीटली पलट जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि यदि सीक्वेंस A to Z आपको दी गई है, अल्फाबेट की श्रृंखला दी गई हो, तो इस प्रकार की दैट इज द सेकेंड और थर्ड टाइप का जो परिवर्तन होता है, ऐसी स्थिति में जो है दिया गया श्रृंखला या दिया गया शब्द कंप्लीटली रिवर्स ऑर्डर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात तो विपरीत क्रम में परिवर्तित हो जाएगा।
जिस पे आधारित प्रश्न, उसकी रूपरेखा, उसे हल करने की प्रक्रिया से मैं आपको आगे अवगत कराऊंगा। फिलहाल मैं फॉर इंटरचेंजिंग के फर्स्ट टाइप पर जो है फर्स्ट टाइप की परिचर्चा आपके सामने कर रहा हूं। प्लस कैसे हम समझते हैं कि दिया गया प्रश्न फॉर इंटरचेंजिंग का फर्स्ट टाइप का है या दिया गया प्रश्न सेकेंड और थर्ड टाइप का है, तो इन बातों को भी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर गौर करें। जैसा कि यहाँ पे मैंने प्रश्न दिया है, प्रश्नों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से दी गई है, और जैसा कि हमने बताया था कि इंटरचेंजिंग पर आधारित किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले यह आवश्यक होता है कि हम इस बात का निर्धारण करें कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित है, और प्रत्येक टाइप के इंटरचेंजिंग का एक अपना क्लू होता है, परिवर्तन की एक प्रकृति होती है, जिसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि दिया गया जो प्रश्न है किस प्रकार का परिवर्तन पर आधारित है। जैसा कि मैंने बताया ही कि फॉर इंटरचेंजिंग को आइडेंटिफाई करने का तरीका सिंपल है। इफ देयर इज लॉन्ग गैप बिटवीन द इंटरचेंजिंग लेटर और इंटरचेंजिंग कंपोनेंट, कहने का अभिप्राय है यदि दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का जो परिवर्तन है, परिवर्तित अक्षरों के बीच यदि लॉन्ग गैप हो, लंबी दूरी हो, या फिर परिवर्तन का प्रारंभ जो है प्रथम और अंतिम अक्षर के द्वारा हो रहा हो, या परिवर्तन का प्रारंभ दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला के मिड रीजन से होता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वो फॉर इंटरचेंजिंग पर आधारित है। आफ्टर ऑल फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सबसे पहले आपको बताना जा रहे हैं। कैसे हम समझेंगे कि फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप है, तो इसका भी सिंपल क्लू है। सबसे पहले हम लोग क्लू ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को आप देखें क्या है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शब्द कैलकुलेटर के पहले एवं छठे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, पहले एवं छठे अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं सातवें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके बाएं से पांचवें, नौवें एवं सातवें तथा दाएं से तीसरे, सातवें एवं छठे स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे। कहने का अभिप्राय है कि इफ इन अ वर्ड कैलकुलेटर, इफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलेटर, कहने का अभिप्राय है कि इफ फर्स्ट and sixth letter of the given word calculator interchange their place to each other. Similarly, second and seventh letter interchange their place to each other, and so on. Then, which letter will be fifth, ninth, seventh from your left hand side, and third, seventh, sixth from your right hand side respectively. फिर से एक बात सुन लीजिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिसको इंग्लिश में समझ में आती है उसके लिए मैं ये बताने जा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि इफ फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड सेवेंथ लेटर ऑल्सो इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, देन which letter will be fifth, ninth, seventh from left hand side, and also third, seventh and sixth from right hand side respectively. जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावे इंटरचेंजिंग की परिचर्चा के क्रम में, जैसा कि मैंने बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरचेंजिंग, इमीडिएट इंटरचेंजिंग, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग एंड फॉर इंटरचेंजिंग, जिसमें कि मैंने इमीडिएट इंटरचेंजिंग एंड फॉर इंटरचेंजिंग की परिचर्चा जो है पहले ही कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो फॉर इंटरचेंजिंग पे है, और फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप की परिचर्चा हम आपके सामने अभी कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, अल्टरनेट इंटरचेंजिंग के क्रम में ही बताया था कि यदि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावे किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पे आधारित हो, तो सबसे पहले हमें दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला के ऊपर दिए गए शब्द या श्रृंखला में प्रयुक्त कंपोनेंट या अक्षर जो भी दिया गया हो उसके ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए।
एंड जो है दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला के अंतिम कंपोनेंट के क्रमागत मान के आधार पर स्टैंडर्ड वैल्यू का फॉर्मेशन कर लेना चाहिए। इसलिए कि दाएं से दिए गए किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का फॉर्मेशन कर लेना चाहिए, इसलिए कि दाएं से दिए गए किसी भी मान का बाएं से मान परिवर्तित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी अप्रोच, कोई भी जो हम ट्रिक अप्लाई करते हैं वो प्रॉपर वैल्यू पे लागू होता है, प्रॉपर वैल्यू पे इंप्लीमेंट करता है एंड प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि दाएं से दिए गए जो भी मान होंगे उसको जब तक आप बाएं से में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई भी ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है, प्रश्न का क्लू क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रश्न को हल करने के क्रम में सर्वप्रथम इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दिए गए प्रश्न का क्लू क्या है, दिया गया प्रश्न किस प्रकार के इंटरचेंजिंग पे आधारित है और इसकी पहचान हम इंटरचेंजिंग की प्रकृति के आधार पर निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हमें इंटरचेंजिंग की प्रकृति का निर्धारण करना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि if problem related to any types of interchanging except immediate interchanging, then at first we should mark the constitutive number above the components of the given sequence or given word। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पे आधारित हो तो सर्वप्रथम हमें दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त अक्षरों के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे गौर करें कि क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दिया गया शब्द आपको कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर आपको शब्द यहाँ पे दिया जा रहा है, दिया गया शब्द कैलकुलेटर है, दिया गया शब्द कैलकुलेटर है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिया गया शब्द जो है वो कैलकुलेटर है, दिया गया शब्द कैलकुलेटर है। सबसे पहले हमें दिए गए शब्द में प्रयुक्त अक्षर के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चूंकि क्रमागत मान का अंतिम जो मान है वो 10 है और जैसा कि आपको मालूम है इंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस +1 कर देने पर स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का फॉर्मेशन हो जाता है, विपरीत का मानक का फॉर्मेशन हो जाता है। चूंकि इस श्रृंखला का ये जो शब्द है इसका अंतिम मान 10 है, जिसके आधार पे हम लोगों ने विपरीत का जो मानक तैयार किया, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट जो तैयार किया, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट वो कितना आ गया 10 हो गया, 11 हो गया, क्योंकि दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक कर देंगे किसी भी श्रृंखला में तो विपरीत का मानक फॉर्म करता है और विपरीत के मानक के आधार पे ही हम दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है, इसलिए दाएं से जो भी मान दिए जाए जब तक आप उसे बाएं से में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ट्रिक्स या कोई भी कंसेप्ट अप्रोच अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि किसी भी प्रश्न को हल करने के पहले सबसे पहले परिवर्तन की प्रकृति को समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लू ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लू क्या है। तो यहाँ पे आप क्लू देखें, क्लू क्या है कि पहला और छठा फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ, कहने का अर्थ है कि यदि ये दिया गया शब्द है और इसमें 10 अक्षर प्रयुक्त है तो अगर हम इसे 2 खंडों में वर्गीकृत करें, 2 खंडों में विभाजित करें तो 5-5 लेटर का खंड होगा। कहने का अर्थ है कि 1 से 5 जो है ये पहला खंड होगा और 6 से जो 10 है वो दूसरा खंड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट हाफ कहलाएगा और ये हमारा सेकेंड हाफ कहलाएगा। और आप परिवर्तन की प्रकृति पे गौर करें, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ, क्योंकि कहा जा रहा है पहला और छठा अक्षर आपस में परिवर्तन कर दिया जाए कुछ इस प्रकार से। पहला और छठा परिवर्तन का प्रारंभ फर्स्ट हाफ के फर्स्ट लेटर एवं सेकेंड हाफ के फर्स्ट लेटर के साथ हो रहा है। तो
कहने का अर्थ है कि आपको इस प्रकार से घुमा घुमा के देखना नहीं है। जनरली बहुत सारे लोग इस प्रकार से घुमा घुमा के देखते हैं, तो ऐसे आपको नहीं देखना है। इस प्रकार से आप घुमाते रहेंगे तो आप भी घूमते रह जाएंगे, और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में इस प्रकार से घूमना आपके लिए तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए मैं केवल आपको दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से फर्स्ट हाफ का पहला लेटर सेकेंड हाफ के पहले लेटर से किस प्रकार से परिवर्तन कर रहा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने इस एरो मार्क को दिया है, जबकि ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे केवल समझाने के उद्देश्य से ऐसा किया ताकि आपको ये बातें समझ में आ सके कि फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट हाफ इंटरचेंज विथ फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड हाफ का अभिप्राय क्या है। क्योंकि मैं पहले भी इस बात की परिचर्चा की थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्रम में मैं इन बातों को स्पष्ट कर दूंगा कि इसका अभिप्राय क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला और छठा अक्षर परिवर्तन कर रहा है। सिमिलरली आपको बताया जा रहा है कि सेकेंड एंड सेवेंथ लेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, और जैसा कि मैंने इससे पहले भी जितने भी प्रश्न को बताया था उस क्रम में भी मैंने बताया था कि एक या दो स्टेप परिवर्तन की प्रकृति को आइडेंटिफाई करने के लिए एक या दो स्टेप ही काफी है, और इतना ही क्लू हमारे लिए काफी है कि ये किस प्रकार का परिवर्तन है। आप क्या देख रहे हैं कि एक लंबी दूरी का गैप हो रहा है, 1 और 6 एक डिस्टेंस, एक लंबा गैप नजर आ रहा है। 2 और 7 एक लंबा गैप नजर आ रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि दिया गया प्रश्न तो फॉर इंटरचेंजिंग पे है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे यह उत्पन्न हो रहा है कि दिया गया प्रश्न अगर फॉर इंटरचेंजिंग का है तो फॉर इंटरचेंजिंग को भी तो 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया, 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है। तो आखिर ये दिया गया प्रश्न अगर फॉर इंटरचेंजिंग पे रिलेटेड है, फॉर इंटरचेंजिंग से रिलेटेड है, तो फॉर इंटरचेंजिंग के ये किस टाइप से रिलेटेड है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है आप देखिए यहाँ पे 1 और 6, तो यहाँ डिफरेंस कितना, तो आप कहेंगे कि 1 और 6, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आपको नजर आ रहा है, तो 5 का डिफरेंस नजर आ रहा है। डिफरेंस जो नजर आ रहा है परिवर्तित अक्षरों के बीच का जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो 5 है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 और 7, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 5 का नजर आ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए क्या मैं कहने जा रहा हूं कि कैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि फॉर इतना तो सही है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच या परिवर्तित घटकों के बीच एक लंबी दूरी आपको नजर आ रही है, एक लंबा गैप नजर आ रहा है, तो ये तो तय है कि दिया गया प्रश्न फॉर इंटरचेंजिंग का है। देखिए सवाल यह उत्पन्न होता है कि फॉर इंटरचेंजिंग के भी 3 टाइप हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिया गया जो प्रश्न है वो फॉर इंटरचेंजिंग के किस टाइप पर है। तो उसकी ही परिचर्चा मैं करने जा रहा हूं। ये तो मैंने दिखाया कि क्लू क्या है, तो पहला और छठा, दूसरा सातवां, फर्स्ट एंड सिक्स्थ लेटर इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकंड एंड सेवेंथ लेटर आल्सो इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर एंड सो ऑन, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी है। और मैंने बताया था कि परिवर्तन की प्रकृति जो है के आधार पे एक या दो स्टेप के आधार पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार के परिवर्तन पर आधारित है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने जो है स्पष्ट कर लिया, ये तो स्पष्ट हो गया, इस बात का तो हम लोगों ने निर्धारण कर लिया कि दिया गया जो प्रश्न फॉर इंटरचेंजिंग का है, लेकिन फॉर इंटरचेंजिंग का किस टाइप का है, तो इसके कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ कि पहला और छठा, दूसरा और सातवां, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस एवरी टाइम्स आपका 5 नजर आ रहा है, डिफरेंस समान नजर आ रहा है। तो सिंपल है, यदि परिवर्तित अक्षरों या परिवर्तित घटकों के बीच का अंतर फॉर इंटरचेंजिंग के केस में, ये बातें मैं फॉर इंटरचेंजिंग के केस में बोल रहा हूं कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच का अंतर प्रत्येक बार अगर समान आता हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है वो फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित है। क्या मैं कहने जा रहा हूं कि इफ डिफरेंस कम्स आउट एवरी टाइम सेम, if difference comes out every time same, it means the problem related to first type of far interchanging। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 6 का अंतर 5,
2 और 7 का अंतर 5, अर्थात प्रत्येक बार परिवर्तित अक्षरों या परिवर्तित घटक जो भी है उसका अंतर सेम नजर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इससे स्पष्ट होता है कि फर्स्ट टाइप ऑफ फार इंटरचेंजिंग यह स्पष्ट हो गया कि दिया गया जो प्रश्न है फार इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पे आधारित है, और फार इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित प्रश्न को समझने का केवल सिंपल यही तरीका है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच का अंतर प्रत्येक बार समान आता हो तो इससे स्पष्ट होता है दिया गया जो प्रश्न है फार इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित है। क्लियर? अब हम चलते हैं कि अब सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। फार इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसे हल करने की प्रक्रिया क्या है, कौन सा ट्रिक्स, कौन सा कंसेप्ट, हम कौन सा अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसका ट्रिक्स सिर्फ इतना ही है, ऐसे प्रश्न जो फार इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित है उसको हल करने का सिंपल ट्रिक्स है कि ऐड द डिफरेंस ऑन द रिक्वायर्ड पोजीशन टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। कह सकते हैं to find out the required letter on required position only add the difference only add the difference with required position। कहने का अर्थ है कि अभीष्ट क्रम पर अभीष्ट अक्षर को ज्ञात करने के क्रम में ऐसे प्रश्न जो फार इंटरचेंजिंग के फर्स्ट टाइप पर आधारित हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने का सिंपल तरीका है कि अभीष्ट क्रम पर अभीष्ट अक्षर को ज्ञात करने के लिए उस क्रम के साथ केवल डिफरेंस को ऐड कर दें, आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ओनली ऐड द डिफरेंस विथ रिक्वायर्ड पोजीशन के साथ आप केवल डिफरेंस ऐड कर दीजिए। ओनली ऐड द डिफरेंस टू रिक्वायर्ड पोजीशन, उस रिक्वायर्ड पोजीशन के साथ आप केवल डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? इतना ही ट्रिक है। तो लेकिन इससे पहले मैंने बताया कि कोई भी ट्रिक्स, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी अप्रोच प्रॉपर मान पर अप्लाइड होता है एंड प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज कम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए इस बात का ध्यान में रखिएगा कि कोई भी मान यदि दाएं से दिया गया है, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे बायां और दायां दोनों आपके सामने प्रदर्शित किया, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो मान दिए जाएंगे निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड पोजीशन दिया जाएगा वो आपको दाएं से ही दिया जाता है, क्योंकि दाएं से दिए जाने पर कॉम्प्लिकेशन, प्रश्न में जटिलता ज्यादा आ जाती है, क्योंकि एक स्टेप आपको फिर आगे करना पड़ता है, प्रोसीड, एक स्टेप हम लोगों को आगे प्रक्रिया करनी होती है, इसलिए बाएं से जनरली नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ मैं बाएं और दाएं दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो बाएं से में तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायर्ड पोजीशन कौन कौन है, तो फ्रॉम लेफ्ट दैट इज द बाएं से किन किन मानों पर हमें निकालना है, तो हमारा बाएं से 5वें पे निकालना है क्या होगा, बाएं से 9th पोजीशन पे क्या होगा, एंड बाएं से 7th पोजीशन पे क्या होगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी मान बाएं से दिया गया है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वास्तविक मान की गणना तो हमेशा बाएं से की जाती है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैं आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केस में जो एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मोर ओवर दाएं से पूछा जाता है, इसलिए कि दाएं से पूछे जाने पे प्रश्न में थोड़ी जटिलता बढ़ जाती है और हम लोगों को एक स्टेप ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि दाएं से के दिए गए मान को जब तक हम बाएं से में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम इस पर कोई भी कंसेप्ट, कोई भी अप्रोच, कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि
वास्तविक मान में जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक नहीं हो सकता है, और वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है। और इसलिए ही हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू आपके सामने बनाकर रखा, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट, क्योंकि दाएं से दिए गए किसी भी मान को स्टैंडर्ड मान के विपरीत के मानक के आधार पर ही हम लोग परिवर्तित करते हैं। जिस बात की परिचर्चा मैं कई एक बार कर चुका हूँ, अब तक में बहुत बार किया जा चुका है इस बात का परिचर्चा, इसलिए उन बातों को फिर से यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अलग बात है कि बीच बीच में मैं आपके समक्ष उन बातों को भी रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि नए हों तो उनको समझने में आसानी हो, लेकिन उनसे ऐसे कैंडिडेट्स जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपको अध्ययन सही तरीके से करना है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को 1 बाय 1 बारीकी से देखें, क्योंकि बहुत सारी कंसेप्ट, बहुत सारी बातें उन लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं वैसे मान जो कि आपको दाएं से दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि दाएं से दिए गए किसी भी मान को यह अनिवार्य है कि आपको बाएं से में परिवर्तित करना है स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के सहारे, बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अपोजिट के सहारे हम लोग बाएं से में कन्वर्ट करते हैं। तो दाएं से क्या क्या दिया गया है, तो दाएं से 3rd, 7th एंड 6th, एंड आफ्टर ऑल हम लोगों को इसको बाएं से में कन्वर्ट करना है। और बाएं से में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, तो हमने बताया कि बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट, विपरीत के मानक के आधार पर बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के थ्रू, विपरीत के मानक के आधार पर हम दाएं से दिए गए प्रत्येक मान को बाएं से में परिवर्तित करेंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ऐसे कैंडिडेट्स जो इन बातों को नहीं जानते हैं तो इस बात को आप ध्यान से सुने कि किसी भी श्रृंखला में दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना हो, किसी भी श्रृंखला में दाएं से दिए गए किसी भी मान का यदि हमें बाएं से मान ज्ञात करना हो, तो हमें उस मान में इतना ऐड कर देना चाहिए, इतना जोड़ देना चाहिए, ताकि वह दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक, अर्थात जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अंतिम मान 10 था, तो उससे एक अधिक, कहने का यह अभिप्राय है अंतिम मान से एक अधिक, अर्थात स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। और इस प्रकार इस क्रम में हम जितना ही जोड़ते हैं वह मान ही दाएं से दिए गए मान का वास्तविक मान अर्थात बाएं से मान होता है। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे देखिए दाएं से तीसरा, तो आपको दिमाग में लगाना है कि दाएं से तीसरा इसका बाएं से वास्तविक मान क्या होगा। तो आपको दिमाग में लगाना है कि दाएं से 3 में क्या जोड़े कि 11 हो जाए, क्योंकि आपका दिया गया जो श्रृंखला है वो 10 प्रिंट कर रहा है। ईवीएस यहाँ पे 10 है, दिए गए श्रृंखला का अंतिम मान 10 है, और स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट को फॉर्म करने का तरीका है ईवीएस +1। दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक के बराबर कर दीजिएगा तो विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाता है। इस बात की अनेकों बार परिचर्चा की जा चुकी है। तो अब यहाँ पे कि दाएं से जो तीसरा है उसका बाएं से मान क्या होगा, तो आपको यह दिमाग लगाना है, आपको यह सोचना है कि इस 3 में क्या जोड़े कि वह 11 विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। तो आप कहेंगे कि अगर 3 में 8 जोड़ दिया जाए तो वह 11 के समतुल्य हो जाएगा, अर्थात दाएं से जो 3 नंबर है वो मूल क्रम पे कितने नंबर पे होगा, बाएं से 8 नंबर पे होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, कहने का अर्थ है कि अगर इस पर दाएं से 3 पे आप प्रोसेसिंग कर देते हैं तो ये 3 नंबर तो नहीं है, ये मूल क्रम पे तो 8 नंबर पे है। तो कहने का अर्थ है कि दाएं से कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता जब तक कि आप उसको बाएं से में कन्वर्ट नहीं करें, और ये ऐसा करना अनिवार्य है। अब देखिए कि दाएं से 7 पे क्या होगा, तो फिर से आपको दिमाग पे ये लगाना है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट के समतुल्य हो जाए, जिसको कि हम लोगों ने 11 बनाया है। दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक एक्सक्लूड करा के स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट का हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 7 में हम लोग क्या जोड़ें कि 11 के समतुल्य हो जाए। तो आपका जवाब होगा कि 7 में यदि हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो ये 11 के समतुल्य हो जाता है, अर्थात जो दाएं से जिसको हम लोग 7 नंबर कह रहे हैं
वो मूल क्रम में कितना नंबर पे है, 4 नंबर पे। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक उसी प्रकार से दाएं से 6 बराबर बाएं से क्या, तो सिंपली 6 में क्या जोड़ेंगे कि विपरीत का मान जो 11 फॉर्मेशन किया उसके समतुल्य हो जाए। तो आपका जवाब होगा कि यदि हम 6 में 5 जोड़ देते हैं तो 6 और 5 11 हो जाता है। कहने का अर्थ है कि यदि दाएं से जो 6 नंबर है, दाएं से 6 नंबर है, वो मूल क्रम में क्या नंबर है, तो हमारा कहना है वह बाएं से 5 नंबर काउंट होगा। यह देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से दाएं से दिए गए प्रत्येक मान को हम लोगों ने बाएं से में कन्वर्ट कर दिया। और हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न जो फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जो डिफरेंस है वो प्रत्येक रिक्वायर्ड पोजीशन पर, प्रत्येक रिक्वायर्ड वैल्यू पे और रिक्वायर्ड पोजीशन पे जिस क्रम पे आपको निकालने को कहा गया है उस क्रम के साथ इस डिफरेंस को केवल ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 में डिफरेंस हमारा क्या है, ये 5 हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे +5 ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 10, और 10 नंबर लेटर क्या है, तो हमारा आंसर हो गया ER। यहाँ पे अब देखिए ये 9 है, तो 9 में हम क्या जोड़ें कि 9 में हमको फिर से डिफरेंस जो 5 है वो डिफरेंस केवल ऐड कर देना है। तो 9 और 5 14, और 14 तो यहाँ पे श्रृंखला तो 10 पे ही समाप्त हो जा रहा है। तो राउंड करेगा, राउंड लेगा, 14 का अभिप्राय 10 से कितना एक्सीड किया 4, तो हम 4 पे कंसिडर करेंगे। और 4 पे क्या है, तो C, क्योंकि देखिए जैसा आप यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला और छठा, दूसरा और 7वां, तो तीसरा और 8वां, तो सिमिलरली चौथा और 9वां। कहने का अर्थ है कि यह लेटर आपका यहाँ पे आ जाएगा और यह लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ये तो तय है। लेकिन मैंने तो ये बात आपको कहा कि पहले भी मैंने इस बात की परिचर्चा की कि इस प्रकार से आप एरो मार्क कर करके प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा, इस प्रकार से एरो घुमा घुमा के प्रश्न नहीं बनाइएगा, वरना आप घूमते रह जाइएगा और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पीछे रह जाइएगा। मैं केवल स्पष्ट करने हेतु आपको मैंने यहाँ दिखाया कि आप इस बात को समझ सकें कि 9 और 5 14 जब मैंने किया श्रृंखला तो 10 पे एंड कर जाता है। 14 कहने का अभिप्राय है कि 4। जिस प्रकार से अल्फाबेट में अगर हम कहते हैं 30 नंबर लेटर क्या होगा, तो आपका आंसर होता है 26 से कितना एक्सीड किया, 4 एक्सीड किया, तो आप कहते हैं 4 नंबर। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ ये अगर मान लिया जाए ये श्रृंखला ये दिया गया शब्द है, इसमें 10 लेटर है, तो ये 10 पे समाप्ति जब हो जा रहा है तो 14 कहने का अभिप्राय 4। तो 4 पे 14 बराबर 4, तो यहाँ पे 9 और 5 हम लोगों ने डिफरेंस एवरी टाइम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित प्रश्न को हल करने के क्रम में रिक्वायर्ड पोजीशन जो है जिस क्रम पे आपको निकालने को कहा गया है उसके साथ केवल डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 9 और 5 14, 14 पे 14 इज इक्विवेलेंट ऑफ 4, और 4 पे हम लोगों का क्या है, तो सी। सिंपल है कि 9वें पोजीशन पे, बाएं से 9वें पोजीशन पे क्या होगा, तो सवाल ये उत्पन्न होता है बाएं से 9वें पोजीशन पे परिवर्तन के बाद भी ये वो थोड़ी बैठे रहेगा, परिवर्तन के बाद वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि सारे अक्षर परिवर्तन कर रहे हैं आपस में। तो यह समझना होगा कि 9वां का परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, तो 9वां का परिवर्तन चौथे के साथ हो रहा है, क्योंकि क्लियर है कि पहला छठा करेगा तो दूसरा 7वां करेगा, तो तीसरा 8वां करेगा, तो सिमिलरली चौथा 9वां करेगा। अर्थात ये 4 नंबर लेटर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा। तो आफ्टर ऑल जो है 9वें पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, तो ये 4 नंबर वाला लेटर उठ के यहाँ पे आएगा, इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब बाएं से 7 पे क्या होगा, तो फिर से हम लोग जो डिफरेंस हम लोगों ने निकाला है 5, उस डिफरेंस को यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 7 और 5 कितना हो गया 12, और श्रृंखला चूंकि आपका ये जो शब्द है वो 10 पे समाप्त हो जा रहा है, तो 12 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2, तो 2 और 2 नंबर पे क्या है, तो 2 नंबर पे हमारा ए है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है सिंपल है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं 1 और 6 आपस में परिवर्तन किया, 2 और 7 में आपस में परिवर्तन किया। कहने का अर्थ कि दूसरा अक्षर 7वें स्थान पे चले जाएगा और 7वें स्थान पर स्थित अक्षर दूसरे स्थान पे चले जाएगा।
तो अब सातवां स्थान पे क्या आएगा, तो सातवां स्थान पे ये जो दूसरे स्थान पे लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा दोनों जगह, क्योंकि यही है। इंसिडेंट देखिए, संयोग देखिए कि दोनों जगह यही है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दाएं से जो दिए गए मान थे जिन्हें हम लोगों ने बाएं से में कन्वर्ट किया है, उन मानों पर फिर से इसी प्रक्रिया को हम लोगों को अप्लाई करना है, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है। ओनली एड द डिफरेंस विथ रिक्वायर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे 8 दिया गया है, तो हम लोगों को फिर से क्या करना है, डिफरेंस हम लोगों का क्या आ रहा है 5, फिर से उस 5 को ही उसी डिफरेंस को हम लोगों को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंस ऐड किया था, ये सारे डिफरेंस हम लोगों ने ऐड किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी डिफरेंस ऐड कर देना है। तो 8 और 5 कितना हो गया 13, लेकिन यह श्रृंखला 10 पे एंड हो जा रही है। 13 का अभिप्राय कितना एक्सपेक्ट किया 3, और 3 पे हम लोगों का क्या है, तो हम कहेंगे L, तो हम लोगों का आंसर L हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 4 पे, तो फिर से 4 पे क्या करेंगे कि जो डिफरेंस दिया गया है उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 पे हमारा क्या है तो O, तो हम लोग यहाँ पे O लिख देंगे। अब 5 पे क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे 5 पे हम लोग 5 जो डिफरेंस है ऐड करेंगे, तो 5 5 10, और 10 पे क्या है, तो 10 पे हम लोगों का R है, इस प्रकार हमारा R हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि पहला और दूसरा करेगा, पहला और छठा करेगा, दूसरा और सातवां करेगा, तीसरा और चौथा करेगा, इसलिए पांचवा किसके साथ करेगा, 10वां के साथ करेगा। तो परिवर्तन के बाद 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, ये जो 10 नंबर वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात अब इस अक्षर क्या होगा R होगा। क्लियर, चले अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे गौर करते हैं। इस प्रश्न को हटा देते हैं। ध्यान दें, प्रश्न सेकंड फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर ही प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि शब्द री रिजेम्बलेंस, यदि शब्द रिजेम्बलेंस के पहले एवं सातवें अक्षर को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं आठवें अक्षर को भी
आपस में परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो आपके बाएं से तीसरे, नौवें, छठे एवं 10वें तथा दाएं से ग्यारहवें, 7वें, 12वें एवं 5वें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे। यहां पे कहा जा रहा है कि यदि शब्द रिजेम्बलेंस के पहले एवं सातवें अक्षर को परस्पर में आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे एवं 8वें अक्षर को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके बाएं से तीसरे, 9वें, छठे एवं 10वें तथा दाएं से क्या क्या दिया गया है, तो दाएं से 11वें, 7वें, 12वें एवं 5वें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर आएंगे, इस बात का आपको निर्धारण करना है। मैंने इस बात की पहले भी पर चर्चा की कि जनरली जो प्रॉब्लम राइज किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द एग्जाम में वह दाएं से राइज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ बाएं और दाएं से दोनों की परिचर्चा आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप यह ना समझिए कि बाएं से दिया गया होता तो क्या होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बाएं और दाएं दोनों की परिचर्चा आपके समक्ष कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दाएं से पूछे जाते हैं, इसलिए कि दाएं से पूछे जाने पे प्रश्न में जटिलता बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है और एक स्टेप हम लोगों को अधिक लेना पड़ता है, एक स्टेप जो है अधिक करनी होती है, इसलिए कि दाएं से दिए गए मान को जब तक हम बाएं से में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी अप्रोच दाएं से दिए गए मान पे कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू ऑलवेज काउंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है, इसलिए दाएं से दिए गए किसी भी मान को जब तक आप बाएं से में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक उस पर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी अप्रोच इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आफ्टर ऑल मैं यहाँ पे इस बात की भी परिचर्चा किया हूँ कि दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित हो तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी दिया गया
आपको शब्द हो या सीक्वेंस हो जो भी दिया गया है उसके ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन करना अनिवार्य होता है। और क्रमागत संख्याओं का अंकन करते हुए हम लोग विपरीत का मानक भी फॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ऑपोजिट का भी फॉर्मेशन करते हैं दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक करके, क्योंकि दाईं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होता है, क्योंकि बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ऑपोजिट विपरीत के मानक के आधार पे ही हम लोग दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आपने इससे पहले वाले प्रश्न में भी देखा था। और इस बात की परिचर्चा मैं कई एक बार कर चुका हूं कि हाउ वी कन्वर्ट द एनी वैल्यू व्हिच इज गिवन फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्रमागत संख्याओं का इसके ऊपर अंकन कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे टोटल 12 अक्षर हैं और इसको अगर हम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में अगर परिवर्तित करें, विभक्त करें, तो 1 से 6 तक पहला हाफ कहलाएगा और 7 से 10 12 तक दूसरा हाफ कहलाएगा। जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में लिख रहा हूँ तो इसका अभिप्राय यही है कि किसी भी श्रृंखला को अगर 2 खंड में विभक्त कर दें तो पहला जो आधा खंड होगा वो प्रथम अर्धांश कहलाएगा और दूसरा जो आधा खंड होगा द्वितीय अर्धांश होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ 1 से 6 तक के क्रम पे जो भी अक्षर है वो फर्स्ट हाफ में है और 7 से 10 तक पे जो भी अक्षर स्थित है वो सेकंड हाफ कहला रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या इस जो शब्द है या शब्द में जो अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं तो अक्षरों की संख्या का जो हम लोगों ने क्रमागत संख्याओं का अंकन किया उसका अंतिम मान क्या है, 12 है। तो हमने बताया था कि विपरीत का मानक बनाने का सिंपल तरीका है कि दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक अधिक कर दीजिएगा तो विपरीत का मानक फॉर्म हो जाएगा। तो 12 में एक अधिक जोड़ दिया गया, एक अधिक करने पर 13 आया और यह हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट ये विपरीत का मानक हो गया, विपरीत का मानक। और इसी के आधार पर हम दाएं से दिए गए किसी भी मान को बाएं से में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आपको पहले भी प्रश्न में मैंने बता चुका हूं। अब परिवर्तन की प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की प्रकृति क्या है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है परिवर्तन की प्रकृति को जब हम कर रहे हैं, क्लू क्या है, क्लू ऑफ इंटरचेंजिंग क्या है, तो कहा जा रहा है कि पहला और जो है 7वां, फर्स्ट एंड 7th, सिमिलरली दूसरा और 8वां। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि परिवर्तित अक्षरों के बीच जो गैप है वो एक लंबा गैप है और साथ ही साथ यहाँ पे भी क्या आप देख रहे हैं कि 1 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। तो आप कहेंगे कि यहाँ डिफरेंस 6 है और 2 और 8 का भी डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ भी कहेंगे 6 है। और हमने बताया है कि इफ डिफरेंस कम्स आउट एवरी टाइम सेम, इफ डिफरेंस कम्स आउट एवरी टाइम सेम इट मीन्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू फर्स्ट टाइप ऑफ फार इंटरचेंजिंग। कहने का अभिप्राय है कि यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच का जो अंतर है फार इंटरचेंजिंग के केस में, यदि परिवर्तित अक्षरों के बीच का अंतर प्रत्येक बार आपको समान नजर आता हो, जैसे कि 1 और 7 का अंतर 6, 2 और 8 का अंतर 6, अगर परिवर्तन के परिवर्तित अक्षरों के बीच का अंतर प्रत्येक बार यदि समरूप समान आता हो तो इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया प्रश्न फार इंटरचेंजिंग के जो है फर्स्ट टाइप पर आधारित है। तो ये हम लोगों ने निर्धारित किया कि फर्स्ट टाइप ऑफ जो प्रश्न दिया गया है वो फर्स्ट टाइप ऑफ फार इंटरचेंजिंग पर आधारित है, ये हम लोगों ने निर्धारित कर लिया। और उसका क्लू सिर्फ इतना ही था कि if difference comes out every time same it means given problem related to first type of फार इंटरचेंजिंग। फिर से मैं एक बार ऐसे कैंडिडेट्स जिसको कि इंग्लिश में समझ आती है उसके लिए मैं इसी प्रश्न को एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ और वैसे कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ध्यान से सुने क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंड 7th लेटर ऑफ द वर्ड रिजेम्बलेंस interchange their place to each other. Similarly,
second and eighth letter also interchange their place to each other and so on, then which letter will be third, ninth, sixth and 10th from left hand side? Also 11th, 7th, 12th एवं 5th फ्रॉम राइट हैंड साइड रेस्पेक्टिवली। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है। अंग्रेजी में कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेवेंथ लेटर ऑफ द वर्ड रिजेम्बलेंस इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर, सिमिलरली सेकेंड एंड एट्थ लेटर ऑल्सो इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर एंड सो ऑन, देन which letter will be third, ninth, sixth and 10th from left hand side and 11th, 7th, 12th एवं 5th from right hand side respectively। ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या बताया, if problem related to any types of interchanging except immediate interchanging, we should mark the consecutive number above the letters of the given sequence or word and also form standard value for opposite so that it is necessary to change every value which is so it is so that it is necessary to change every right hand side value to left hand side from left it is necessary to change right hand side value into left hand side value। कहने का अभिप्राय है कि इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार पर दिया गया प्रश्न इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रकार के इंटरचेंजिंग पर आधारित हो तो सर्वप्रथम हम लोगों को दिए गए शब्द या दिए गए श्रृंखला में प्रयुक्त घटकों के ऊपर क्रमागत संख्याओं का अंकन कर लेना चाहिए और उसके अंतिम मानक के से एक अधिक बढ़ाकर विपरीत का मानक भी फॉर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि दाएं से दिए किसी भी मानक का बाएं से यदि मान ज्ञात करना हो तो विपरीत के मानक के आधार पर ही हम लोग मान ज्ञात करते हैं और ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम दाएं से दिए गए मान को बाएं से में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस पर कोई भी कंसेप्ट कोई भी जो है फॉर्मूला सूत्र कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिक्स कोई भी एप्रोच कोई भी कंसेप्ट वो वास्तविक मान पर अप्लाई होता है और वास्तविक मान दाएं से नहीं बल्कि बाएं से काउंट होता है, बाएं से निर्धारित होता है। तो अब हमारा यहाँ पे हमने क्या ट्रिक्स बताया था, जब इस बात का निर्धारण हम लोग कर चुके हैं कि दिया गया प्रश्न फॉर इंटरचेंजिंग का पहले टाइप पर आधारित है, तो हमने इसमें सिर्फ इतना ही बताया था कि ओनली एड द डिफरेंस, जो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, ओनली एड द डिफरेंस विथ रिक्वायर्ड पोजीशन टू रिक्वायर्ड पोजीशन। आपको जो मान पे निकालने को कहा गया है उस मान में केवल आप इस अंतर को ऐड कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ इतना ही ट्रिक है, ऐड द डिफरेंस ओनली। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या पे है उसे हमें देखना है और इस बात का ध्यान में रखना है कि बाएं से जो दिए गए मान हैं उसमें तो आप कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसमें तो केवल डिफरेंस सिंपल ही आपको ऐड कर देना है। तो बाएं से सबसे पहले विचार करते हैं कि बाएं से किन किन मानों पर हमें निकालना है। तो बाएं से हम लोगों को निकालना है तीसरा पे, बाएं से थर्ड पोजीशन पे निकालना है, नाइन्थ पोजीशन पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है और अंत में 10th पोजीशन पे क्या आएगा उस बात को ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया था, केवल आपको डिफरेंस ऐड कर देना है। ये जो डिफरेंस है आप डिफरेंस केवल ऐड कर दीजिए। फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित प्रश्न को हल करने का सिंपल तरीका है कि जो डिफरेंस आए उसको केवल ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 3 में जो डिफरेंस हमारा निकला था 6, वह डिफरेंस हमने ऐड कर दिया, 3 और 6 9 हो गया। और हम लोग को सिंपल देख लेना है 9 नंबर पे क्या है, तो 9 पे n है। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ये n हो गया। यहाँ 9 है, फिर सिंपल कुछ नहीं करना है। आपका जो डिफरेंस आपने निकाला है 6 परिवर्तित अक्षरों के बीच का जो अंतर निकाला है 6, वो 6 पे यहाँ ऐड कर देना है। तो 9 और 6 कितना हो गया, 15। चूंकि श्रृंखला तो 12 पे ही समाप्त हो जा रही है, इसका अर्थ है कि हम रोटेट करेंगे। 12 कितना, 15 मतलब कितना एक्सिट कर गया इस 12 से, तो 3। तो 3 तो 15 इक्विवेलेंट अब क्या हो जाएगा 3, और 3 पे सिंपली क्या है तो हम कहेंगे एस, हम लोगों का आंसर एस हो गया। अब यहाँ पे 6 है, फिर से इस 6 में क्या करेंगे
कि जो डिफरेंस हम लोगों ने 6 निकाला है उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो 6 6 12 और 12 पे क्या है यहाँ पे गौर कीजिए s। तो क्लियर है कि हम यहाँ पे s लिख देंगे और यहाँ पे 10 है और 10 में फिर से हमको क्या करना है 6 ऐड करना है जो हम लोगों का डिफरेंस है। तो 10 और 6 16 हो गया, लेकिन यहाँ तो श्रृंखला 12 पे समाप्त हो रही है तो 16 का अभिप्राय कितना बढ़ गया तो 4। हम 4 कंसिडर करेंगे और 4 नंबर पे हमारा यहाँ पे क्या है तो ई, तो हम लोगों का आंसर ही हो जाएगा। ये तो आपने देखा कि वैसे मान जो कि लेफ्ट हैंड साइड से दिए गए थे उसके लिए है, लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि वैसे मान जो राइट हैंड साइड से दिए गए हैं तो उसमें तो मैंने बताया कि एक स्टेप आपको आगे और करना होगा, एक स्टेप प्रक्रिया जो है एक स्टेप और आगे हो बढ़ाई जाएगी। क्या कि दाएं से दिए गए मान को सबसे पहले हमको बाएं से में कन्वर्ट करना होगा और फिर सेम इसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे। तो अब देखते हैं उसको, देखिए दाएं से कौन कौन सा मान दिया गया है उस पर अब हम लोग चलते हैं। तो दाएं से हम लोगों को दिया गया है, गौर करते हैं फ्रॉम राइट क्या क्या दिया गया है। फ्रॉम राइट दैट इज द दाएं से कौन कौन से मान पे निकालना है। तो दाएं से 11वें, फ्रॉम राइट 11th 7th 12th एंड 5th। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से 11वें 7वें 12वें एवं 5वें पे निकालना है। तो सबसे पहले तो यह अनिवार्य है कि दिए गए मान को हम बाएं से में कन्वर्ट करें, किसके थ्रू तो बाय हेल्प ऑफ जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट विपरीत का जो मानक तैयार किया है दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से 1 बढ़ा के, उसके थ्रू हम लोग सबको बाएं से में कन्वर्ट करेंगे। बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट वी कन्वर्ट इट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सबको हम लोगों को बाएं से में कन्वर्ट करना है, बाएं से में कन्वर्ट इसको करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिक्स कोई भी कंसेप्ट जो अप्लाई होता है वो बाएं से दिए गए मान पे अप्लाई होता है, दाएं से पे नहीं। तो क्या करना है, हमें ये सोचना है हमारा विपरीत का मानक कितना है 13। तब यह आपको सोचना है कि इस 11 में क्या जोड़ा जाए कि 13 हो जाए। तो आप कहेंगे 11 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 13 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि दाएं से 11 बराबर बाएं से कितना 2। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लियर है। 2 7 है, 7 में क्या ऐड करेंगे कि 13 हो जाए तो आप कहिएगा 6। तो कहने का अर्थ है कि जिसे आप दाएं से 6 कर रहे हैं वो वास्तव में कितना होता है 6 नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 देखिए 6। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो 12 में क्या ऐड करें कि 13 हो जाए विपरीत का मानक के समतुल्य। तो आप कहेंगे 1, और कहने का अर्थ है कि जो दाएं से 12 है वो मूल क्रम में के नंबर पे है 1 नंबर पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 5 है तो 5 पे क्या ऐड करेंगे जो 13 हो जाए तो आप कहिएगा 8। कहने का अभिप्राय है कि दाएं से जो 5 है वो बाएं से क्या नंबर काउंट होगा 8 नंबर। देखिए 1 2 3 4 5। और ऐसा करना अनिवार्य है क्योंकि दाएं से दिया गया कोई भी मान परफेक्ट नहीं होता है। वास्तविक मान की गणना हमेशा बाएं से की जाती है और कोई भी कंसेप्ट कोई भी ट्रिक्स कोई भी फॉर्मूला सूत्र जो भी आप अप्लाई करेंगे वो वास्तविक मान पर अप्लाई होता है और वास्तविक मान हमेशा बाएं से काउंट होता है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लोगों ने बाएं से में किया था सेम उसी प्रक्रिया को हमें दोहराना है। केवल जो हमारा डिफरेंस है इस डिफरेंस को प्रत्येक मान में आप ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 में जब हम लोगों ने 6 जो डिफरेंस था वो डिफरेंस को ऐड किया तो 2 और 6 8 और 8 नंबर पे आपको क्या दिख रहा है ई। तो सिंपल है, आपको ई लिख देना, आपका आंसर ई। फिर 6 है, 6 में फिर से 6 जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है उस 6 को हम लोग जोड़ देंगे। तो 12 और 12 नंबर पे क्या है तो हमारा एस, हमारा आंसर हो गया एस। एक में फिर से हमारे डिफरेंस जो हम लोगों ने प्राप्त किया है उस 6 को डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। 6 और 1 7 और 7 नंबर पे क्या है तो एल। तो हम लोगों का आंसर एल हो जाएगा।
8, इस 8 में हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो 8 और 6 14 हो गया, और 14 नंबर तो नहीं है क्योंकि यहाँ 12 पे ही है, तो 14 का भी पर 12 से कितना बड़ा, 2, तो 14 कंसिडर किया जाएगा 2 पर, और 2 पे क्या है, ई, तो ई हो गया। समझ रहे हैं ना। और मैं यहाँ पे यह भी बता देता हूँ, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न होता है, प्रश्न में ऐसा भी टैग कर दिया जाता है कि अगर आपसे ऐसा कर दिया जाता कि दाएं से जो भी आपको अक्षर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि दाएं से कौन कौन अक्षर प्राप्त हुआ, देखिए यहाँ पे प्रश्न में ऐसा टैग कर दिया जाए कि दाएं से जो जो अक्षर आपको प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ई हुआ, एस हुआ, एल हुआ, ई एस एल और ई प्राप्त हुआ, ऐसा अगर कर देता है कि दाएं से जो अक्षर प्राप्त हो रहे हैं उन अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो या ऐसा कर दे कि उन अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा या दूसरा अक्षर क्या होगा, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से फॉर इंटरचेंजिंग के प्रश्न को बनाया जाता है, और अंत में हम एक प्रश्न जो है अंग्रेजी माध्यम से कंप्लीट लिखते हुए सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि ऐसे कैंडिडेट्स जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी एक प्रश्न की रूपरेखा कंप्लीट मैं प्रस्तुत कर दूं, जबकि मैं किसी भी प्रश्न के साथ इंग्लिश में भी प्रश्न को दोहराया है। तो चलिए फॉर इंटरचेंजिंग के अंतिम प्रश्न पे अब हम लोग गौर करते हैं। फॉर इंटरचेंजिंग के टाइप फर्स्ट के अंतिम प्रश्न पे हम लोग गौर करेंगे। फॉर इंटरचेंजिंग के फर्स्ट टाइप का फॉर इंटरचेंजिंग के सब टाइप फर्स्ट का जो है ये अंतिम प्रॉब्लम है। इफ तो सबसे पहले हम फ्रेम जरा कर लेते हैं। एग्जामिन ने संशय दिया, पढ़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। इफ फर्स्ट एंड सेवेंथ लेटर letters of the word examinations interchange their place to each other. Similarly, second and eighth letter interchange their place to each other and so on. Then which letter will be fourth, eighth
10th and 7th from your right hand side respectively. कहा जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेवेंथ लेटर of the word examinations interchange their place to each other. Similarly, second and eighth letter interchange their place. Second and eighth letter interchange their place to each other, and so on. Then which letter will be fourth, eighth, 10th, and 7th from your right hand side respectively? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि शब्द एग्जामिनेशंस के पहले एवं सातवें अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, इसी प्रकार से दूसरे एवं आठवें अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके दाएं से चौथे, आठवें, 10वें एवं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, क्रमशः कौन से अक्षर होंगे, ये कहा जा रहा है। फिर से एक बार सुन लीजिए। If first and seventh letter of the word examinations interchange their place to each other, similarly second and eighth letter interchange their place to each other, and so on, then which letter will be fourth, 10th, 7th and 8th from your right hand side respectively? कहने का अभिप्राय है कि यदि शब्द एग्जामिनेशंस के पहले एवं सातवें अक्षर को परस्पर परिवर्तित करा दिया जाए, इसी प्रकार से दूसरे एवं आठवें अक्षर को भी परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो आपके दाएं से चौथे, 8वें, 10वें एवं 7वें स्थान पर क्रमशः कौन कौन से अक्षर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। शब्द दिया गया, शब्द एग्जामिनेशंस हम लोगों ने लिख लिया और क्रमागत संख्या का अंकन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपका पहला आप है, ये दूसरा आप है। अब परिवर्तन के क्लू को ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरचेंजिंग का क्लू क्या है, परिवर्तन की प्रकृति क्या है। तो क्लू है पहला और जो है 7वां, दूसरा और 8वां, और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि एवरी टाइम डिफरेंस कम्स आउट सेम। यहाँ डिफरेंस 1 और 7 का डिफरेंस 6 आ रहा है, 2 और 8 का भी डिफरेंस 6 आ रहा है। इसका अभिप्राय है, इससे स्पष्ट होता है कि दिया गया जो प्रश्न है फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर इंटरचेंजिंग है। ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर इंटरचेंजिंग कहने का अर्थ है कि फॉर इंटरचेंजिंग के पहले टाइप पर आधारित प्रश्न है और इसको हल करने का सिंपल तरीका है कि ओनली एट द डिफरेंस विथ रिक्वायर्ड पोजीशंस पे केवल आपको डिफरेंस जो है परिवर्तन के प्रकृति के आधार पे हमने जो अंतर ज्ञात किया उस अंतर को केवल ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों को आगे करना होता है, प्रक्रिया एक स्टेप आगे करनी होती है। क्या? तो दाएं से जितना भी दिया गया मान है उसको बाएं से में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे? तो श्रृंखला का जो अंतिम मान है उससे एक अधिक बढ़ाकर हम लोगों ने विपरीत का मानक फॉर्म करेंगे। विपरीत का मानक फॉर्म करना हम लोगों ने सीखा है, विपरीत का मानक, और इसी के आधार पे दाएं से दिए गए प्रत्येक मान को हम लोग को बाएं से में कन्वर्ट करना है और बाएं से में कन्वर्ट करने के बाद केवल डिफरेंस ऐड कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि दाएं से कौन कौन से मान दिए गए हैं। तो दाएं से हम लोगों को क्या क्या दिया गया है, फ्रॉम राइट जो है फ्रॉम राइट दाएं से जो मान दिया गया है वो है 4th, 8th और 10th एंड 7th। इन तमाम मान को बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर अपोजिट हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाएं से में बाय हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर
अपोजिट के थ्रू इसको हम लोगों को क्या पे कन्वर्ट करना है, तो बाएं से में कन्वर्ट करना है। इन तमाम मान को हम लोगों को बाएं से में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे यह सोचना है कि 4 में क्या जोड़ा जाए कि 13 हो जाए। तो आप सिंपल कहेंगे कि 4 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाएगा। 8 में क्या जोड़े कि 13 हो जाएगा, तो सिंपल है कि 8 में 5 जोड़ने पर 13 हो जाएगा। 10 में 3 जोड़ने पर और 7 में 6 जोड़ने पर 13 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिसे दाईं से आप 4 कर रहे हैं वो मूल क्रम में 9 नंबर पे होगा। देखिए 1 2 3 4। जिसे आप दाएं से 8 नंबर पे कर रहे हैं मूल क्रम में 5 नंबर पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसे आप 10 नंबर कर रहे हैं दाएं से मूल क्रम पे 3 नंबर पे होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का अर्थ है कि दाएं से दिए गए किसी भी मान को यदि बाएं से में कन्वर्ट करना है तो हमें उस मान में इतना ऐड कर देना चाहिए ताकि वह विपरीत के मानक के समतुल्य हो जाए। और इस क्रम में आप जितना ऐड कीजिएगा वही दाएं से दिए गए मान का वास्तविक मान अर्थात बाएं से मान होगा। और अब जबकि प्रत्येक दाएं से दिए गए मान को आपने बाएं से में कन्वर्ट कर लिया है तो आप कुछ नहीं करना है, केवल डिफरेंस ऐड कर दीजिए। जो डिफरेंस आपने निकाला एवरी टाइम सेम डिफरेंस आ रहा था 6, वो ऐड करते चले जाइए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 9 और 6 क्या है डिफरेंस हम लोगों ने जो निकाला परिवर्तन का। तो 9 6 15, 15 चूंकि नहीं है 12 पे श्रृंखला समाप्त हो जा रही है। तो 15 मतलब कितना एक्सट्रेट किया 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। और 3 पे मेरा क्या है, तो 3 पर हम लोगों का लेटर ए है, तो हम लोगों का आंसर ए हो गया। फिर 5 में, तो 5 में क्या ऐड कर देंगे, फिर से 6 ऐड करेंगे, 5 6 11 और 11 पे क्या है n, तो 11 बराबर हमारा n हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, n हो गया। 3 पे फिर क्या ऐड करेंगे, तो फिर से आपको 6 ऐड कर देना है। तो 3 और 6 9 और 9 पे क्या है, तो 9 में आपका i है। तो आप यहाँ पे i लिख दीजिए, आंसर आ गया। 6 फिर से इसमें आपको 6 ऐड कर देना है। तो 6 6 12 और 12 नंबर पे क्या है s, तो आप यहाँ पे s लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया। कहने का अर्थ है सिंपल है। आप यहाँ गौर कीजिए कि 1 7 से करेगा, 2 8 से करेगा, तो जो है 9 किससे करेगा, या ऐसे आप देखिए दाएं से 4 नंबर, दाएं से 4 नंबर 1 2 3 4 मतलब 9 किससे करेगा ये आपको सोचना है। तो 1 8 से करेगा, 1 7 से करेगा, 2 8 से करेगा। और उस स्थिति में 1 7 से, 2 8 से, तो 3 जो है 1 मिनट सॉरी देख रहे हैं गड़बड़ा है क्यों, 4 और 9 13, हाँ 4 1 7 से करेगा, 2 8 से करेगा, तो 3 जो है दाएं से 4 बराबर बाएं से 9, हाँ 9 किससे करेगा, 9 किससे करेगा, 1 7 से करेगा, 2 8 से करेगा, तो 3 9 से करेगा। तो सवाल उठता है दाएं से 4 बराबर बाएं से 9, तो 9 किससे करेगा, अगर 1 3 से करेगा, अगर 3 9 से करेगा तो 9 3 से करेगा, इसलिए 3 वहां रिप्रेजेंट किया गया। और दाएं से 8 बराबर बाएं से 5, तो सिंपल है, आप यहाँ देख रहे हैं 1 7 से करेगा, 2 8 से करेगा, तो 3 9 से करेगा, तो 4 किससे करेगा, 1 8 7 से किया, 2 8 से किया, 3 9 से किया, 4 10 से करेगा, तो 5 किससे करेगा, 5 11 से करेगा। देखिए आप 5 11 से कर रहा है ना रहा आंसर। उसी प्रकार अगर दाएं से 10 बराबर बाएं से 3 कहने का अर्थ ये किससे परिवर्तन करेगा, तो 1 7 से किया, 1 7 से कर रहा है, 2 8 से कर रहा है, कहने का अर्थ है ऐसे सिंपल है। 1 7 से किया, 2 8 से किया, तो 3 किससे करेगा, 9 पे करेगा, कहने का अर्थ है कि 3 के स्थान पे 9 आएगा, 9 के स्थान पे 3 आएगा। तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस प्रकार से जो आप घुमा घुमा के जनरली कैंडिडेट्स या जनरली लोग जनरली टीचर घुमा के दिखाते रहते हैं, ऐसे करने से आप घूमते रह जाइएगा और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल क्लू ऑब्जर्व कीजिए और जैसे मैंने ट्रिक्स दिया उस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिए। फॉर इंटरचेंजिंग के फर्स्ट टाइप पर आधारित प्रश्नों को हल करने का सिंपल कंसेप्ट है कि आप डिफरेंस जो निकलता है उसको केवल ऐड कर दीजिए, परिवर्तित अक्षरों का जो अंतर है उसको केवल ऐड कर दीजिएगा रिक्वायर्ड पोजीशन पर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इमीडिएट इंटरचेंजिंग के अलावा किसी भी प्रश्न में दाएं से यदि कोई मान दिया गया है तो जब तक उसको बाएं से में आप कन्वर्ट नहीं कीजिएगा कोई भी प्रोसेसिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर इंटरचेंजिंग का पहला टाइप जो है कंक्लूड होता है, समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा।
और मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली जो है वीडियो को बढ़ा कर देखने का प्रयास नहीं करें, बारीकी से ऑब्जर्वेशन करें। यदि एक बार में समझ में नहीं आती हो तो आप फिर से री करके इसको देखने का प्रयास करें, निश्चित है सारी बातें समझ में आ जाएगी। और उन कैंडिडेट्स जो कि पहली बार हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी 1 बाय 1 बारीकी से ऑब्जर्वेशन करें यदि आपको कुछ करना होता, ठीक ना, क्योंकि अध्ययन है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। और यहाँ पे जो है अपनी पसंद से कि यह देख लो और वह देख लो, इसको छोड़ दो करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टमेटिक वे से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना होगा, प्रत्येक लेक्चर को 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन करना होगा, तभी बातें सारी आपको समझ में आएगी। अंततः मैं इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये लेक्चर भी अच्छा लगा हो तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो उसकी तत्काल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आफ्टर ऑल मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको हमारे लेक्चर से संबंधित, हमारे टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको सुझाव देना है, किसी भी प्रकार का कमेंट्स करना हो, आपके तमाम सुझावों का, तमाम कमेंट्स का स्वागत है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता हो, हमारा लेक्चर खराब लगता हो, जैसा भी लगता हो, काइंडली अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे ये आग्रह किया कि हम कंटिन्यूअस जो है रेगुलर अपने वीडियो को अपलोड करूं, अपने लेक्चर को अपलोड करूं, तो मैं उन कैंडिडेट्स से भी कहना चाहूँगा कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं रेगुलर जो है वीडियो को अपलोड करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से जो है हमेशा हमारा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। इन बातों के साथ ही मैं आज का लेक्चर इन्हीं शब्दों के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।